गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं मनोज कुमार कौटिल्य पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मेरे द्वारा भारतीय संविधान से संबंधित जो क्लासेस आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है, उसमें से 2-3 सेशन मेरे द्वारा लिया जा चुका है। आज उसी कड़ी को मुझे आपके लिए आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, याद रखेंगे कि आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो ये है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया, पहले मैंने पढ़ा, हम लोगों ने जाना कि भारत के संविधान को जब लिखा गया, बनाया गया, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में भारत के संविधान को जाना गया। दूसरी बात कि भारत के संविधान को लिखने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई। तीसरी बात कि भारत के संविधान को लिखने के लिए जो विभिन्न देशों के लिए गए जो विदेशी स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं, उन सारे सोर्सेस को आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे। हालांकि अगर मैं यहाँ पर आपके बीच में आऊँ तो पॉइंट क्या कहता है देखा जाए। पॉइंट यहाँ ये कहता है, पहली बात कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए किन किन देशों के मॉडलों को देखा गया। और दूसरी बात कि आखिर जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा कि मैंने एक सेशन में क्लास में मैंने कहा था, इस पर बातें कही थी, तो बात यहाँ ये बनता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उस बीच में कई अधिनियम आए और गए। तो हमें केवल वो जानना है कि भारत के संविधान के निर्माण में जो विभिन्न देशों के स्रोत जो यहाँ पर लिए गए हैं, जो प्रावधान, जो सिस्टम यहाँ लिया गया है, उस सिस्टम को हमें जानना है कि क्या मॉडल वहाँ से उठाकर भारतीय संविधान में रखा गया है। तो यही हमें एक एक करके बारीकी से जानना है। यहाँ से केवल हमें वन लाइनर ये याद करना है कि किस देश के मॉडल से क्या मुख्य तौर पर लिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार आपके सेशन के लिए। फिर से कहता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। और 1935 से जो पड़ा है, तो आप सबको पता है कि भारत के संदर्भ में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो विभिन्न अधिनियम लागू किए जा रहे थे, उनमें से सबसे वृहत जो अधिनियम था वो भारत शासन अधिनियम 1921 था। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा बहस करें तो सवाल क्या है, उस 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 आर्टिकल था। 321 अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 10 थी। बहुत बड़ा सवाल, अर्थात 321 आर्टिकल एंड 10 शेड्यूल। तो ये जो 1935 के भारत शासन अधिनियम है, इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर खूब ज़्यादा पड़ा है। ऐसा माना गया है कि उस 321 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में हूबहू उठाकर रखा गया है। बातें अलग अलग कहती है, पर सिस्टम समझना है। तो यहाँ पर अगर एक सवाल पूछे कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से अधिनियम का रहा है, तो रहा है भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने ये कहा उस अधिनियम में कितने आर्टिकल थे, 321। मैंने ये कहा कितनी अनुसूचियाँ थी, 10। तो दोस्तों, आपके बीच जो सेशन लाया गया है, ऐसा कहा गया है कि स्पेशल ये GD SSC का है, पर
ये लगभग हर वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बारीकी से देखा जाए इस प्रकार से, इसके अलावे विभिन्न देशों के संविधानों के महत्वपूर्ण बिंदु के जो प्रावधान हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं, और जो लिए गए हैं लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था भारतीय संविधान को लिखने के समय। तो जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, भारतीय संविधान के जनक पिता बाबा साहब और संविधान सभा के सारे सदस्य जब इस पर मंथन कर रहे थे, तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन इन लोगों ने किया। और 60 देशों के संविधानों का जब अध्ययन हुआ तो वहाँ से विभिन्न देश, ऐसे कुछ देश हुए जहाँ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाकर भारतीय संदर्भ में रख दिया गया। अर्थात जो वो देश का सिस्टम है वो सिस्टम भारत में भी लागू किया गया। इस प्रकार से विभिन्न देशों के प्रावधानों को उठाकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो क्या कहाँ से लिया गया है, यहाँ से वन लाइनर लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे आखिर वो है क्या, वो लिया क्या गया है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले एक कॉलम मैंने कहा है वो देश कौन सा है, दूसरा कॉलम मैंने कहा है कि ली गई जो विशेषताएं हैं, लिया गया जो सूची है, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो विषय कौन कौन सी है। तो ये विषय कौन कौन सी है, या कह लिया जाए वो तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन। पहला बात कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किस देश के संविधान का पड़ा है तो ब्रिटेन का पड़ा है, एक सवाल। दूसरा सवाल, सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से अधिनियम का पड़ा है, तो दूसरा सवाल बनता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। तीसरा सवाल, लगभग कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, तो सवाल बनता है और अध्ययन किया गया है आपका लगभग 60 देशों के संविधानों का। तो एक एक करके जानेंगे। जब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आएंगे, सिलेबस के अनुसार सारा टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो वहाँ फिर से एक बार आपके बीच में ये प्रयास किया जाएगा कि आखिर वो क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। अतः हम अगर ब्रिटेन को देखें तो ब्रिटेन से जो लिया गया है वो एकल नागरिकता, जिसे कहा जाता है सिंगल सिटीजनशिप। जब हम नागरिकता का अध्ययन करेंगे तो नागरिकता के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या कहता है एकल नागरिकता। यहाँ तात्पर्य ये है कि भारत और राज्य दो अलग अलग रूपों में है, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है, यहाँ केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकारें हैं। ऐसी स्थिति में राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं है, अर्थात राज्य का वो निवासी कहलाता है और देश का नागरिक कहलाता है। इस प्रकार से भारत में जो संघ के लिए और राज्य के लिए दो तरह की नागरिकता का उल्लेख नहीं किया गया है, एक ही तरह की नागरिकता का उल्लेख किया गया है, यही कहता है एकल नागरिकता। तो हम लोग इस सारे टॉपिक पर विशेष बहस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितना भी आता जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब कुछ हम लोग समझते चलेंगे। हमें यहाँ से याद क्या रखना है, तो याद रखना है कि ये एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है। उसी प्रकार से है संसदीय शासन प्रणाली। एक सेशन में जब हम राज व्यवस्था का परिचय बता रहे थे तो वहाँ हम बताए थे कि इंग्लैंड या ब्रिटेन जो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम। मैंने वहाँ कहा था कि जो वर्तमान लोकतांत्रिक विश्व है वहाँ दो तरह की सरकारें हैं और दो तरह की सरकारों में एक संसदीय प्रणाली चलती है और एक जो है वो अध्यक्षात्मक सरकार है या प्रणाली है। तो ये जो संसदीय प्रणाली है ये भी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। तो बस मैंने ये कहा कि अभी इस पर खूब ज़्यादा हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। जब जब ये टॉपिक आता जाएगा हम उस पर फिर से एक बार चर्चा करते चलेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है इसे ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, मतलब भारत में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है यहाँ से ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है और ये भी सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर कहता है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, मतलब भारत में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है
वो कहीं और से नहीं बल्कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। चूंकि भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है, और कानून कहाँ दिखाता है? संविधान में लिखा हुआ है। तो वो संविधान के तहत अगर शासन है तो इसीलिए कहा गया है कि विधि का शासन किस देश के मॉडल से एडॉप्ट किया गया है? तो ब्रिटेन का। बस वन लाइनर हम यहाँ याद रखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया। कोशिश करना है कि जितना आसानी से हम इसे एक बार प्यार से देखें और उसे याद करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, ये भी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। द्विसदनात्मक है, विधानमंडल है। एक संसद के स्तर पर अगर देखा जाए तो एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर द्विसदन का जिक्र करता है, जिसे विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल को देखा जाए तो हर राज्य के विधानमंडल में 2 सदन नहीं होते हैं। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखें तो एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे कहते हैं एक विधानसभा जो लगभग हर राज्य में है, और एक होता है विधान परिषद जो लगभग हर राज्य में नहीं है, मात्र और मात्र 6 राज्यों में है। तो हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें तो लोकसभा में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। अब जब हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, तो वहाँ जानेंगे कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या कहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये मुख्य तत्व कहाँ से लिए गए हैं, विशेषताएं कहाँ से है या विषय कहाँ से है, तो ये मुख्य तौर पर देखा जाए तो आपका ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं तो यूएसए की तरफ जाते हैं। तो यूएसए के संविधान को भी तो पहले ही लागू किया गया था, भारत के संविधान से पहले। तो वहाँ से भी कुछ न कुछ एडॉप्ट किया गया है। तो हम बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ से कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से अपनाया है? तो यूएसए के संविधान से। अब जब हम यूएसए के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जब फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ यूएसए को देखेंगे, तब वहाँ पढ़ेंगे बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। तो ये बिल ऑफ राइट्स क्या है, ये हम लोग तब जानेंगे। अभी फिलहाल ये जानना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। दूसरी स्थिति कि संविधान की जब भी किसी देश के संविधान को लिखा जाता है तो उस देश के संविधान को लिखने से पहले प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। और हम आपको बताए थे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो वो जो प्रस्तावना का विचार है, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी यूएसए से लिया गया है। तीसरा बात है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था है, न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। तो ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये कहाँ से? अब आप कहेंगे ये सर न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? तो जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे, जब हम लोग हाई कोर्ट तक आएंगे, तब वहाँ जानेंगे कि क्या है इसकी स्थिति। अभी केवल हमें ये याद रखना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यूएसए से एडॉप्टेड है। आगे बढ़ते हैं तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है, आप सबको पता है कि भारत के प्रथम नागरिक, हम सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं। पहला जो भारत के संदर्भ में कहा जाए तो राष्ट्र अध्यक्ष जो होते हैं वो कार्यपालक प्रधान कोई और नहीं, राष्ट्रपति होते हैं, और दूसरा जो कार्यपालक प्रधान कोई और नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान भी है, ये भी यूएसए मॉडल से लिया गया है। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कार्यकाल के दौरान अगर हटाना हो तो ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है। और इसके लिए जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तब जानेंगे कि हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह से हटा सकते हैं? तो संसद के सलाह से हटा सकते हैं। तो ये हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। बस केवल ये जानना है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी यूएसए से लिया गया है। अब आते हैं, क्योंकि भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय
महोदया जो भी हो जिस समय। तो यहाँ हमें ये जानना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है हटाने के लिए ये भी यूएसए के मॉडल पर है। तो किस प्रकार से हटाया जाता है, संसद किस तरह से प्रस्ताव लाती है, क्या इसके लिए बहुमत होनी चाहिए, हटाने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, कौन से आर्टिकल में है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो सवाल हमें केवल ये याद रखना है कि यूएसए से क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान जिसे महाभियोग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उसे अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को फिर से अवलोकन करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये जो पुनर्वलोकन है, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी जुडिशियल रिव्यू यूएसए मॉडल पर आधारित है। दूसरा है कि जब भारत के संविधान में संशोधन होता है, अमेंडमेंट किया जाता है, तो सबको पता है, हम सब जानते हैं संविधान एक है, दो नहीं है देश के लिए, और संविधान एक है तो संशोधन करने का अधिकार किसी एक के पास नहीं, संघ के पास है। और संघ के पास है तो कुछ हद तक कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहां राज्यों से भी समर्थन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जानना है, यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है कि जब संविधान संशोधन हो रहा हो तो राज्यसभा का समर्थन किस प्रकार से होना चाहिए, तो ये चीज़ें भी बात कही गई है। दोस्तों, हम आगे कड़ी को जैसे ही बढ़ाएं तो आगे आते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ न कुछ लिया गया है। थोड़ी देर पहले आपके बीच में मैंने कहा कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए से, लेकिन उसी शब्द को कैसे बदला है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा जो है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। दो सवाल देखिए, एक ही सवाल को कैसे घुमाया है। प्रस्तावना का विचार जो है वो यूएसए से है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से है, तो ऑस्ट्रेलिया से है। दूसरा फंडा कहता है कि 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र किया गया है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो जो केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार के संबंधों का मुख्य तौर पर जिक्र किया गया है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो ये तीनों संबंधों का जिक्र को कहा जाता है केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में स्पेशल पढ़ना है, तो ये भी ऑस्ट्रेलियन मॉडल पर आधारित है। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन, ये व्यापार जो है इसको यहाँ पर काटेंगे। हमें ये पढ़ना है कि ज्वाइंट सेशन जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, अब ये ज्वाइंट सेशन जो होता है वो संसद के परिप्रेक्ष्य में है, विधान मंडलों के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। तो ये ज्वाइंट सेशन का प्रावधान भी कहाँ से है, तो ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसे हम रटने का प्रयास करेंगे, इसे हम याद करने का प्रयास करेंगे, अपने अपने तरीके से इसे हम लोग कोशिश करेंगे याद करने का। तो बस यही है। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो आते हैं आयरलैंड, और आयरलैंड से कई बार सवाल पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे कहा जाता है डीपीएसपी, तो इस प्रकार से डीपीएसपी का प्रावधान जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का पद्धति है, जो राष्ट्रपति का चुनावी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कहाँ से एडॉप्टेड है, तो वो भी आयरलैंड से है। दूसरी बात, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ये मनोनयन का भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। हम जैसे ही आगे बढ़ें दोस्तों साथियों, तो आगे बढ़ता है और आते हैं जर्मनी। और हम सबको पता है कि भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। एक
राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, एक राज्यों में आपातकाल स्टेट्स इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों आपातकालीन प्रावधान जो है, जिसे एक शब्द में कहेंगे आपातकाल, कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर इसी पॉइंट में आगे आते हैं, तो जब मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है इमरजेंसी के दौरान, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो वो मौलिक अधिकारों का स्थगन भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं कनाडा, और कनाडा में देखते हैं तो आता है संघीय व्यवस्था। अभी जब मेरे द्वारा एक सेशन लिया गया था राज्य व्यवस्था का परिचय, तो वहाँ पर भी मैंने ये बात कही थी। तो संघीय व्यवस्था को कहाँ से? कनाडा से। दूसरा, केंद्र द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होता है। हालांकि बाद में अमेंडमेंट हुआ, हम चर्चा करेंगे, बाद में अमेंडमेंट हुआ और कहा कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल का पद धारण कर सकता है, पदभार मिल सकता है, कार्यभार मिल सकता है, वो अलग चीज़ें हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु हमें ये याद रखना है कि राज्यों के राज्यपाल को अपॉइंटमेंट केंद्र के द्वारा किया जाता है, और केंद्र का सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो उनके द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल के द्वारा जो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित होता है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि राज्य का कार्यपालक प्रधान कोई और नहीं बल्कि राज्यपाल होते हैं। अर्थात राज्य की विधि में जब परिवर्तन करना होता है, तो परिवर्तन करने के लिए विधानसभा या विधानमंडल जब भी अमेंडमेंट करती है कुछ, तो अमेंडमेंट के पश्चात वो किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल अगर उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वो बिल एक्ट में बदल जाता है। लेकिन अगर राज्यपाल हस्ताक्षर न करे तो राज्यपाल हस्ताक्षर न करके किसके लिए सुरक्षित रख सकता है? राष्ट्रपति के लिए। ये अधिकार राष्ट्रपति के लिए दिया गया है कि राज्यपाल के द्वारा भेजे गए बिल पर वो हस्ताक्षर करे, और ये आर्टिकल अनुच्छेद 200 में है। हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आगे आते हैं, अवशिष्ट सूची, मतलब एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, जो तीनों में नहीं है। उसके अलावे एक लिस्ट है, अवशिष्ट लिस्ट, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। तो ये भी कनाडा संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ से तो सवाल कई बार पूछा गया है कि जो भारत के संविधान को अंशतः कठोर कहा जाता है, अंशतः लचीला कहा जाता है। भारतीय संविधान में परिवर्तन हो सकता है, परंतु मूल चीज़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो परिवर्तन होगा उसे हम संशोधन कहेंगे। तो वो संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दूसरी चीज़, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, जो मेंबर चुन करके जाते हैं, तो वो मेंबर चुन कर जाते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया से आएगा। ये कहाँ से एडॉप्टेड है? तो ये भी दक्षिण अफ्रीका से है। आगे जैसे ही बढ़ते हैं, आते हैं रूस, और रूस में ये सवाल तो कई बार पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। दूसरी स्थिति यहीं पर हम कहेंगे, चूंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में शामिल किया गया, तो उसके लिए भी एक हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे, आसानी से उसे समझाएंगे कि आखिर वो मूल कर्तव्य वर्तमान 11 कौन कौन है, क्या इसके लिए प्रावधान था। हमें केवल ये याद रखना है कि ये मौलिक कर्तव्य किस देश के मॉडल पर एडॉप्टेड है? तो रूस के मॉडल पर एडॉप्टेड है। और प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपका रूस से लिया गया। अब देखिए, प्रस्तावना से संबंधित 3 सवाल आ गया। एक, प्रस्तावना का विचार कहाँ से? यूएसए से। एक, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। एक, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से? तो आपका रूस से। तो दोस्तों, ऐसे 3 सवाल
देखिए प्रस्तावना से संबंधित कितने सवाल आ गए। तो अगर हम तीनों सवालों पर नज़र गड़ा कर रखें, तीनों सवालों पर हम अपनी निगाहें टिका कर रखें, तो उम्मीद है कि हमसे सवाल बाहर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आते हैं फ्रांस। और मैंने ये कहा कि भारत लोकतंत्र के साथ गणतंत्र को अपनाया है, गणतंत्रात्मक प्रणाली है। तो गणतंत्रात्मक प्रणाली कहता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा फ्रांस से लिया गया है। दूसरा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता। अब देखिए 4 सवाल आ गया प्रस्तावना से संबंधित। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ से है, तो ये भी फ्रांस से है। फिर से एक बार, प्रस्तावना का विचार यूएसए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से, रूस से, और फ्रांस से क्या, प्रस्तावना में स्वतंत्रता। 4 सवाल प्रस्तावना से आ गए, तो ये भी याद रखना है। आगे आते हैं, समता और बंधुता के आदर्श। तो हम लोग ये पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पर इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जापान। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, सिस्टम है, जो कानून के द्वारा है, लॉ के द्वारा है, अमेंडमेंट बार बार कई बार होता रहता है, पर वहाँ पर वो है। इस प्रकार से यहाँ देखा जाए, जापान कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो दोस्तों हमें यहाँ से मुख्य चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन सा चीज़ कौन से देश से एडॉप्टेड है, तो इसे हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में मैंने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उस समय 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी, परंतु जब भारत के संविधान को लागू किया गया तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो इसी कड़ी में मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया कि जो उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अनुसूचियां 10 थी, लेकिन भारतीय संविधान को लागू किए जाने के समय अनुसूचियां 8 रह गई। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 नहीं 12 है। अब सवाल कि संविधान में अगर कुछ निकालना हो तो अमेंडमेंट, कुछ शामिल करना हो तो अमेंडमेंट, संशोधन। तो हमें 2 चीज़ें जाननी है, अनुसूची 1 से लेकर 8 तक क्या कहता है, पहला। दूसरा, 9 को कौन से संविधान संशोधन के तहत, 10, 11 और 12 ये कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए। तो ये सारी बातें हम लोग अभी जानेंगे, कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो, कौटिल्य पाठशाला के द्वारा आपके बीच में जो लाया जा रहा है ये सेशन है, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे बताने का काम करें। तो अतः हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है, मैंने कहा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है भाई, जानना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि संविधान लागू किए जाने के समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, परंतु अनुसूचियां अभी 12 है। अब सवाल ये बनता है कि वो 8 कौन कौन से थे और अभी 12 कौन कौन से हो गए हैं। तो पहला हम लोग इसको प्रयास किए हैं अनुसूची 1 और इसका विषय लिख दिए हैं। तो अनुसूची 1 कहता है राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरा कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाएं। जब हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी वहाँ हासिल करेंगे। फिलहाल अनुसूची 1 राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्यों क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। अनुसूची 2 में आते हैं तो आता है सैलरी। जितने भी लोग हैं, अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट के अधीन हैं या फिर संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन लोगों के लिए जो सैलरी वेतन का उल्लेख किया गया है वो वेतन अनुसूची 2 में। हालांकि हम एक एक करके डिफाइन करेंगे जब क्लास होगा आगे की सेशन कि आखिर कौन कौन से लोगों को वेतन इस अनुसूची के तहत प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं तो अनुसूची 3 आते हैं और अनुसूची 3 में कहा गया है शपथ, ओथ। इससे तात्पर्य ये है कि संवैधानिक अधिकारी पदाधिकारी जो पद का गोपनीयता लेते हैं
जो शपथ लेते हैं वो शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। लेकिन जो जो टॉपिक जैसे आता जाएगा, किन किन लोगों के लिए शपथ का उल्लेख यहाँ मुख्य तौर पर नहीं है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमें ये याद रखना है कि शपथ किस में है? 3 में। संघ के राज्य एवं उसके क्षेत्र 1, वेतन 2, शपथ 3। जैसे ही आगे बढ़ते हैं अनुसूची 4 में तो कहता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और आवंटन का मतलब होता है बंटवारा। अर्थात हम कहते हैं कि राज्यसभा में जो 245 वर्तमान सीट है, ये 245 में 233 जो सीटें हैं वो चुनावी प्रक्रिया से और 12 जो हैं वो मनोनयन प्रक्रिया से। तो जो 233 सीटें हैं वो 233 किस किस राज्य से कितने कितने मेंबर जाते हैं, ये हमें यहाँ जानना है। तो बंधु, दोस्तों, साथियों, आपको ये याद होगा केवल और केवल कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची कहता है? 4। आगे बढ़ते हैं। चूंकि भारत में एसटीओ की संख्या भी है, एससी भी है, अतः एसटी और एससी का जो प्रशासन है और उस पर नियंत्रण है, इसका उल्लेख कहीं और नहीं बल्कि अनुसूची 5 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो अनुसूची 6ठी अनुसूची आते हैं और यहाँ 4 राज्य को मुख्य तौर पर याद रखना है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बस 4 राज्य याद रखने हैं कि इनमें से कौन सा स्टेट अनुसूची 6 में शामिल नहीं है। तो बस हमें याद रखना है असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आगे बढ़ते हैं तो 7वीं अनुसूची स से 7 स से सूची। तो यहाँ पर याद रखेंगे इस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है: एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो जब हम लोग पढ़ेंगे आगे के सेशन को, या फिर मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है जो मैंने डाला हाल ही में, वो था राज व्यवस्था का परिचय। उसमें मैंने थोड़ा सा इस पर जिक्र किया कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सूची पर कौन बनाता है और समवर्ती सूची पर कौन बनाता है। तो तीनों सूचियों को एक जगह रखा गया है और वो अनुसूची है 7, स से 7 स से सूची। और आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही आगे बढ़ें, आगे 8वीं अनुसूची कहता है जो भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं में से कौन कौन सी भाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन भाषाओं को एक जगह संग्रहित किया गया है। और वो कहाँ है? अनुसूची 8 में। तो जब संविधान को लागू किया गया था उस समय भाषाओं की संख्या वहाँ पर 14 थी, लेकिन आज भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अब आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि जब भी कुछ शामिल करना होता है, मैंने कहा, तो संविधान संशोधन करना है। अतः जो 15वीं भाषा थी हमारी सिंधी, जो संविधान में शामिल किया गया, इसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत शामिल किया गया। भाषाएं हो गई 15। अब 15 के बाद में एक साथ में 3 भाषाओं को शामिल किया गया, जो था एक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसके लिए समय अमेंडमेंट करना पड़ा था 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। दूसरी बात, भाषाओं की संख्या हो गई 18। अब 18 में 4 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, जिसमें था एक बोडो, एक डोंगरी, एक मैथिली और एक संथाली। और आप सबको पता है ये चारों भाषाओं को भी एक साथ शामिल किया गया और उसके लिए किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो साथियों, हमें ये याद रखना है कि मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन अभी भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। 14 में 1 जुटा हो गया सिंधी, फिर 3 जुटा हो गया 18, फिर 4 जुटा हो गया 22। तो हमें अभी केवल याद रखना है कि भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची करता है।
अनुसूची 8। आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। तो इसमें कहा गया है इस संविधान यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें तो अभी मैंने कहा मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो सवाल ये बनता है कि जब 9वीं को शामिल किया गया तो संशोधन किया गया होगा। यस, संशोधन किया गया। तो प्रथम संशोधन के तहत, संविधान का पहला संशोधन के तहत 1951 ईस्वी में इसे शामिल किया गया। बस अब कहता है क्या सर? तो यहाँ कहता है भूमि सुधार से संबंधित कानून। भूमि सुधार से संबंधित कानून, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है यहीं पर कि जो आपका जमींदारी प्रणाली था, जो आपका जमींदारी प्रथा था, उससे संबंधित कानून। तो इस प्रकार से 1951 ईस्वी में भूमि सुधार से संबंधित और जमींदारी प्रणाली से संबंधित टोटल 13 कानूनों को शामिल किया गया था। हालांकि अभी कुछ और है, हम बाद में चर्चा करेंगे। साथियों, ये याद रखना होगा एक लाइन का सवाल कि 9वीं अनुसूची में क्या कहता है, भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली से संबंधित कानून। दूसरा, 9वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो पहला संविधान संशोधन के तहत 1951 में। अब जैसे 10 आते हैं तो 10 से 10 और 10 से दल बदल, देखिए कितना इजी है। 10 से 10, 10 से दल बदल कानून। तो दल बदल कानून को शामिल करने के लिए संशोधन करना पड़ा, एक नई अनुसूची को शामिल करना पड़ा, और वो था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी एक टॉपिक है, हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से राजनीति को छोड़ने पर, किस प्रकार से किसी दल को छोड़ने पर, किसी पार्टी को छोड़ने पर हमारी सदस्यता चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना है। आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 11 आएगा, और अनुसूची 11 को शामिल करने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, लेकिन ये लागू हुआ था 1993 में, और इसमें कहता है पंचायती राज व्यवस्था। तो एक लाइन का सवाल पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो अनुसूची 11 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वां। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आते हैं अंतिम अनुसूची, और वो है 12वीं। और 12वीं अनुसूची में कहा गया है नगर पालिका या नगर प्रशासन। तो इस प्रकार दोस्तों, नगर पालिका या नगर प्रशासन को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, लेकिन ये भी लागू हुआ था 1993 में। तो दोस्तों याद रखेंगे साथियों कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, और आज अभी वर्तमान समय तक अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो 9 पहला संविधान संशोधन के तहत, 10 52वां संविधान संशोधन के तहत, 11 73वां संविधान संशोधन के तहत, 12 74वां संविधान संशोधन के तहत। एक बार इसे फिर से आप देखेंगे क्लास को तो बखूबी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ना समझ में आए तो 10 बार सुन लीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएगी, रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। याद करने का यही तरीका है, बार बार देखते रहें, बार बार सुनते रहें। इसे हम लोग सुनने का और याद करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आज यहीं तक दोस्तों, मैं फिर अगले सेशन में आपके बीच नए टॉपिक को लेकर आऊँगा। जैसा कि बताया गया है कि कौटिल्य पाठशाला आपके लिए फ्री क्लासेस उपलब्ध करवा रही है। तो मैं मनोज कुमार आपसे अभी फ़िलहाल विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।